अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने स्टार्ट किया हुआ था मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के 2 मेथड्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे। इसके 2 मेथड्स को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जिसमें बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन था। इसके 6 टोटल मेथड्स थे, ठीक है। 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है और वो उसकी डिटेल ज़्यादा है। तो आज जो थर्ड हमारे पास मेथड है वो है बडिंग। बर्ड जैसे कि नेम से इंडिकेट है कि एक छोटा सा बर्ड उस बॉडी के ऊपर अपीयर होगा, जैसे कि एक बम्प सा अपीयर होता है। वैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट में, हाइड्रा में और कॉरल्स में हम देखेंगे कि किस तरह से बडिंग होती है और रिप्रोडक्शन होती है। देखें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें 2 पेरेंट्स के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूजन होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मतलब कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। तो इसमें एक मेथड है बडिंग जिसमें सम हमारे पास यीस्ट की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। हाइड्रा एनिमल है, इसी तरह कॉरल्स भी जो हैं, कॉरल और कॉरल रीफ्स का आपने सुना हुआ होगा जो समुंदर की तह पे नीचे जमा होते रहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स में भी होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन तीनों में हम बडिंग को देखेंगे कि कैसे ये एसेक्सुअली बाय बडिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो बर्ड डिवेलप्स होते हैं इनकी बॉडी में। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक यीस्ट को शो किया हुआ है, फंगस को, ठीक है। ये यूनिसेलुलर फंगस है। ये क्या है? यीस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस, ठीक है। यूनिसेलुलर मीन एक सेल पर मुश्तमिल है, यूनि मीन 1। तो यीस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर फंगस है। अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने शो भी किया हुआ है, इसकी बॉडी के ऊपर जब ये खुद एक डेवलप हो जाता है, फुली ग्रो कर जाता है, रिप्रोडक्टिव एज पे पहुँच जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म उसी टाइम डेवलप करता है या उस वक्त सेक्सुअल या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाता है जब वो खुद पूरी तरह डेवलप कर चुका हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक फंगस था, इसने ये खुद पूरी तरह डेवलप हो चुका हुआ है, ठीक है। ये खुद एक प्रॉपर, इसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट होनी थी वो रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये अपनी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बर्ड अपीयर करता है, ठीक है। इसका अपना तो एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है, बाय माइटोसिस। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, तो माइटोसिस के थ्रू क्या होगा? यहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस माइटोसिस में होती है जिसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। सबसे पहले एक बर्ड अपीयर होगा उस बॉडी के ऊपर जो खुद फुली डेवलप हो चुकी हुई है, ठीक है। न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, ठीक है, मींस न्यूक्लियस जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। इसने अपने जैसा बिल्कुल अपने जैसा एक न्यूक्लियस डेवलप किया है, ठीक है, ड्यूरिंग बडिंग। अब ये वाला न्यूक्लियस क्या करेगा? ये न्यूक्लियस इस बड के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। 1 न्यूक्लियस मूविंग टू द बर्ड, मोर देन 1 बर्ड्स आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम। अब देखें, जब न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर मूव कर जाएगा और ये बर्ड भी इतना एनलार्ज हो जाएगा कि ये इसको अब पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से सेपरेट आउट होता है तो ये खुद सरवाइव कर सकता है। तो जब इसकी लेंथ या इसकी जो डेवलपमेंट है इतनी हो चुकी हुई होती है कि इसको अब पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये बर्ड यहाँ से अलग होता है पेरेंट बॉडी से और एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। मींस इसका एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ये पेरेंट बॉडी से अलग होगा बर्ड और खुद एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, मींस एक और यीस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, सम टाइम एक से ज़्यादा भी बर्ड अपीयर हो सकते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पर देखें, कुछ हमारे पास ऐसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनेलिज भी हैं जिनकी बॉडी पे एक टाइम में एक बर्ड नहीं ज़्यादा बर्ड्स अपीयर होते हैं। तो एक से ज़्यादा बर्ड्स भी बन सकते हैं। सम टाइम कॉलोनीज बनती हैं इनकी बॉडीज़ में, ठीक है। यानी ये जो बर्ड डेवलप हो चुका हुआ है, आप देखें इसने खुद न्यूक्लियस को डिवाइड किया, ये न्यूक्लियस मूव कर गया बर्ड के अंदर, ठीक है। अब ये बर्ड डिटैच नहीं होगा, ये उसी बॉडी के साथ
अटैच्ड रहेगा, ठीक है। इसी तरह एक और बर्ड डेवलप होगा, वो भी अटैच्ड फॉर्म में रहेगा, एक और बर्ड डेवलप होगा। इसी तरह बहुत सारे बर्ड्स डेवलप होते रहेंगे और कॉलोनीज़ बना देंगी, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है कि बडिंग प्रोसेस से कॉलोनीज़ की फॉर्मेशन भी होती है। ये हम देखते हैं कि आगे कैसे होती है। इस तरह ये मैंने आपको यीस्ट की एग्जांपल दी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने हाइड्रा को शो किया हुआ है, ठीक है। हाइड्रा की भी इसी तरह एक बॉडी होती है जिसमें हाइफीज होते हैं और यहाँ पर इनके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब इसी तरह हाइड्रा की बॉडी पे भी यहाँ पर हमारे पास बडिंग होती है, ठीक है। एक छोटा सा बड यहाँ पर पहले डेवलप होता है, ठीक है। फिर इस बर्ड से हाइफी बनते हैं, ऊपर टेंटिकल्स बनते हैं और ये जब ये वाला बर्ड जो है फुली ग्रो कर जाता है तो ये डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से। तो यहाँ पर आपको मैंने हाइड्रा भी शो किया और देखेंगे किस तरह से वो बडिंग के थ्रू डेवलप कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कॉरल्स एंड कॉरल रीफ्स का आपने नाम सुना हुआ होगा। ये समुंदर के नीचे तह में होते हैं, ठीक है। जो समुंदर के अंदर चट्टानें बन जाती हैं वो कोरल रीफ्स की डेड बॉडीज़ होती हैं जो तह दर तह नीचे जमा होती रहती हैं, ठीक है। ये कॉरल्स डिफरेंट कलर्स में भी होते हैं। इनकी बॉडीज़ जो हैं, इनकी बॉडी के ऊपर भी यहाँ पर देखें, आपको एक क्लियर डायग्राम मैंने शो की हुई है कि कॉरल्स के ऊपर भी बड बनता है, लेकिन ये बड बॉडी के साथ ही अटैच रहता है, ठीक है। एक बर्ड बना, उसके साथ दूसरा बर्ड भी वहीं अटैच्ड रहेगा और साथ साथ मज़ीद बडिंग की फॉर्मेशन होती रहेगी, ठीक है। एक कॉरल के ऊपर बर्ड बना, उसने ख़ुद को डेवलप कर लिया, ठीक है। फिर जब वो डेवलप हो जाएगा तो उसकी बॉडी के ऊपर एक और बर्ड बन जाएगा। तो यूं ये कॉलोनीज़ बनाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा समुंदर में इकट्ठे यूं कॉलोनीज़ के फॉर्म में रह रहे होते हैं। यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट कलर्स में इनकी कॉलोनीज़ नज़र आ रही होंगी जो समुंदर की तह में नीचे की तरफ होती हैं। अच्छा, इन कॉरल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। कुछ हकीम्स इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ ये जो कलरफुल्स होते हैं इनको हम ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने एक पिक्चर शो की हुई है जिससे ज्वेलरी वगैरह बनी हुई है, डेकोरेशन पीसेस बनाए जाते हैं। तो ये है हमारे पास थ्रू बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड हमारे पास फोर्थ मेथड है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन का, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। यहाँ पर इनकी बॉडी में स्पोर की फॉर्मेशन होती है। इसमें आपके पास एग्जाम्पल है राइजोपस की, ठीक है, और बैक्टीरिया जिसमें बैसिलस आ जाता है। बैक्टीरिया और भी बैक्टीरियाज हैं, जैसे हमने बैक्टीरिया को बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में देखा था कि बाइनरी फिजन में हमने बैक्टीरिया को डिस्कस किया, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। कुछ बैक्टीरियाज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो बैक्टीरिया की जो एक टाइप है बैसिलस, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। राइजोपस देखें, यहाँ राइजोपस का मैंने एक प्लांट शो किया हुआ है। इसकी बॉडी कैसे होती है आप पहले यहाँ से कंफर्म कर लें। फॉर्म अ थिक वॉल्ड स्पोर्स। अब देखें राइजोपस की जो एग्जांपल है हमारे पास, इसमें राइजोपस में क्या होता है, राइजोपस का अगर आप प्लांट देखें तो इसकी जब बॉडी फुली ग्रो कर जाती है तो इसके ऊपर स्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बहुत सारा एक स्पोरेंजिया हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह से बर्ड से अपीयर होने शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर्स। ये जो एक थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है, ये अपनी बॉडी के ऊपर। और इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म स्पोर्स। ये वाले जो स्पोर्स हैं, जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है, जब भी इनके अंदर जो स्पोर्स की फॉर्मेशन है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी हुई होती है, तो ये जो सिस्ट है ऊपर से फटता है और इसके अंदर से बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो इर्द गिर्द जो है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो हर स्पोर जाके एक नया राइजोपस बना देता है, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन है। ये इसकी अपने बॉडी के जो इन्होंने स्पोरेंजिया बनाए, इसके इर्द गिर्द ये वाली इस पूरे को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। और इसकी ये जो आउटर वॉल है इसको हम सिस्ट कहते हैं,
ठीक है। ये उसने अपने प्रोटेक्ट स्पोर जो इसके अंदर फॉर्म्ड हो रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए सिस्ट डेवलप हो जाती है। ठीक है, जब स्पोर्स फुली डेवलप कर जाते हैं तो ये सिस्ट फटती है और इसके अंदर से बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं और जहाँ पर इनको जगह मिलती है वहाँ पर जाकर एक पूरा नया राइजोपस बना देते हैं। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की, जिसमें बेसिलस की एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर आप देखें तो एक बैक्टीरिया है। अब देखें, अगर एक बैक्टीरिया की हम रफ सी डायग्राम बनाएं तो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, आप देखें अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा कि इसके ऊपर एक सिस्ट सी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे के ऊपर जो इसका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाला जो इसको हम ये एक स्पोर की फॉर्म में बनता है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा स्पोर नहीं होता जिसके ऊपर सिस्ट डेवलप हो जाता है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अब इसकी पूरी बॉडी अगर डीजेनरेट भी हो जाती है ना अनफेवरेबल कंडीशन में, तो इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर एक एंडोस्पोर बना लिया है। ठीक है, कुछ एक्सोस्पोर्स होते हैं जो बॉडी से बाहर डेवलप होते हैं। ठीक है, कुछ एंडोस्पोर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक, लेकिन वो दोनों एंडोस्पोर्स हों या एक्सोस्पोर्स हों वो स्पोर फॉर्मेशन में आते हैं। ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसी तरह बैक्टीरिया का जो अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल होता है इसके ऊपर एक सिस्ट से डेवलप हो जाती है। ठीक है, और वो एक एंडोस्पोर बन जाता है। फॉर एग्जांपल किसी अनफेवरेबल कंडीशन में इसकी जो आउटर वाली बॉडी जो प्रोटेक्शन है, इसकी वॉल्स हैं, वो किसी भी वजह से डैमेज हो गई हैं, लेकिन जो इसका स्पोर है ये डैमेज नहीं हुआ क्योंकि इसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये वाला स्पोर जो है वो एक दोबारा नए बैक्टीरिया में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन जिसमें राइजोपस और बैक्टीरिया की एग्जाम्पल आपको दी हुई है। फिफ्थ मेथड है हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस भी हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप होते हैं इनटू न्यू। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अनफर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनफर्टिलाइज्ड एग वो होते हैं जो फीमेल की बॉडी में एग प्रोड्यूस तो होता है लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं होता, मींस उसको कोई भी स्पर्म आके फर्टिलाइज नहीं करता। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी ओवरीज जो हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होती हैं। आप देखिए ओवरीज जब फर्टिलाइज्ड होगी तो उसके अंदर से फ्रूट, वो ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट्स में। ठीक है, तो वो सीड वाले फ्रूट्स बनते हैं। जैसे आपके पास ऑरेंज की एग्जांपल है, एप्पल हैं, वो सीड वाले फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो वो फर्टिलाइज्ड ओवरीज जो हैं वो फ्रूट डेवलप करती हैं। आप कुछ प्लांट्स की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जो सीड लेस फ्रूट्स होते हैं। जैसे बनाना की एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है, मींस जो उसका फीमेल प्लांट है जिसके अंदर एग प्रोड्यूस हुआ है लेकिन अनफर्टिलाइज्ड है। ठीक है, वो डेवलप हो गया है इनटू फ्रूट और वो कौन सा फ्रूट बना है, सीड लेस फ्रूट। तो प्लांट्स में ये एग्जांपल है। इसी तरह अनफर्टिलाइज्ड एग किस में डेवलप होगा, न्यू में। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसमें भी एक ही है, एग डेवलप हुआ है लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू जब एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। अब इसमें आपके पास एग्जांपल्स हैं फिशेस की, फ्रॉग्स की, इंसेक्ट्स की। आपकी बुक में वैसे आप जैसे जैसे आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में मूव करेंगे फिशेस, फ्रॉग्स, इन सबको आप डिटेल में और डेप्थ में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इंसेक्ट में हनी बी की एग्जांपल दी हुई है। आपने हनी बी का एक चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी आता है इंग्लिश की बुक में, जिसमें आपको हनी बी की डिफरेंट बताई हुई होती हैं कि कुछ हनी बीज जो होती हैं एक क्वीन होती है जो एग ले करती है। ठीक है, कुछ हनी बीज होती हैं जो उस अपने उस पूरे सेल की हिफाजत कर रही होती हैं। ठीक है, उनको हम ड्रोन्स कहते हैं। कुछ हनी बीज होती हैं जो वर्कर बीज कहलाती हैं, यानी जो बाहर से नेक्टर को कलेक्ट करके लाती हैं और शहद बनाती हैं। ठीक है, तो हनी बी के अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब कुछ हनी बीज जो हैं, अब देखिए हनी बी जो है, जो फीमेल हनी बी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करे या अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जब वो फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करेगी तो हमारे पास
क्वीन या वर्कर बीज की डेवलप होंगी, यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रोड्यूस होगा। जब वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस करेगी तो हमारे पास हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, जो कि ड्रोन्स कहलाती हैं, जो कि उस सेल की हिफाजत कर रही होती हैं। ठीक है, अब देखें क्वीन, जब जो मेल क्वीन है जब वो अपने इंसेक्ट को हनी बी की बॉडी में इंसर्ट करता है, तो हनी बी की बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पर्माथीकिया बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर वो स्पर्म्स को स्टोर कर लेती है। ठीक है, अब देखें जो स्पर्म्स उसने स्टोर कर लिए हैं, उसने एग्स तो प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन जब वो अब एग को आउटसाइड इन्वायरमेंट में ले करती है, अगर तो वो स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हुए हुए एग होते हैं तो हमारे पास फीमेल्स प्रोड्यूस होती हैं, डिप्लॉयड फीमेल्स, जिनसे क्वींस बनती हैं या फिर वर्कर बीज की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब देखें, अब तो अगर तो फीमेल ने अनफर्टिलाइज्ड एग को रिलीज़ किया है, ठीक है, उसने अनफर्टिलाइज्ड एग ले किए हैं जिसमें स्पर्म्स इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ एग्स हैं। ठीक है, वो अनफर्टिलाइज्ड है, तो उनसे जो डेवलपमेंट होगी वो हैप्लॉइड्स होंगे, हैप्लॉइड मेल्स होंगे और वो ड्रोन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हनी बी जो क्वीन है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करे या अनफर्टिलाइज्ड। अगर तो वो फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है, अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग अगर वो प्रोड्यूस करेगी तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, जिसमें एग फर्टिलाइज नहीं होता लेकिन एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। ठीक है, हमारे पास हैप्लॉइड मेल्स डेवलप हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस।